हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर एकेडमी। तो आज हम सबसे पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, तो देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्लोरीन एग्जिस्ट इन टू आइसोटोपिक फॉर्म, दैट इज क्लोरीन 37 एंड क्लोरीन 35। इफ द एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5, दिस इंडिकेट द रेशियो ऑफ क्लोरीन 37 एंड क्लोरीन 35 इन क्लोरीन विल बी। ओके, तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ के हमें ये आइडिया लगा कि एक क्लोरीन का सैंपल दिया हुआ है, क्लोरीन का सैंपल है, जिस क्लोरीन में दो आइसोटोप प्रेजेंट है। तो यहां पर फर्स्ट आइसोटोप क्या दिया हुआ है, क्लोरीन 37। ओके, तो क्लोरीन 37 का मीनिंग है कि इस क्लोरीन के सैंपल में जितने भी क्लोरीन 37 होंगे, उन सारे क्लोरीन एटम का एटॉमिक मास 37 होगा। ठीक है, तो यहां पर एटॉमिक मास कितना होगा, 37 है ना। और हम सपोज कर रहे हैं कि इसकी क्वांटिटी कितनी है, लेट्स सपोज यहां पर क्लोरीन 37 X% है ना, X% ऑफ क्लोरीन 37। ठीक है, फिर अब अगला आइसोटोप दिया हुआ है, सेकेंड आइसोटोप क्लोरीन 35। इट मींस जितने भी क्लोरीन 35 होंगे, उन सभी क्लोरीन का एटॉमिक मास 35 होगा, है ना। तो यहां पर एटॉमिक मास 35। तो इसकी कितनी क्वांटिटी होगी, तो यहां पर अगर क्लोरीन के सैंपल में केवल दो ही टाइप के आइसोटोप हैं, तो एक का परसेंटेज X% है, तो दूसरे का कितना हो जाएगा, 100 माइनस X%। तो इसकी क्वांटिटी कितनी होगी, 100 माइनस X%। ठीक है, तो ये हमने डाटा कलेक्ट कर लिया है ना, कि दो आइसोटोप क्लोरीन 37 जिसका परसेंटेज X और एटॉमिक मास 37, और दूसरा आइसोटोप क्लोरीन 35 जिसका एटॉमिक मास 35 और क्वांटिटी परसेंटेज कितनी, 100 माइनस X। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, और फॉर्मूला हमने पिछले क्लास में देखा था, जिसमें हमने एवरेज एटॉमिक मास और परसेंटेज ऑफ आइसोटोप के बीच में रिलेशन देखा था, है ना। तो यहाँ पर क्लोरीन सैंपल का जो एटॉमिक मास गिवन है वो 35.5 है, और ये एटॉमिक मास क्या कहलाएगा, एवरेज एटॉमिक मास कहलाएगा। ठीक है, इन सब को भी किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास डायरेक्टली गिवन होता है, वो एटॉमिक मास एक्चुअली क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास होता है ना। चलिए तो यहाँ पर एवरेज एटॉमिक मास कितना है, 35.5। ठीक है, अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे। यहां पर एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इक्वल्स टू परसेंटेज ऑफ क्लोरीन 37 इनटू एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 37 प्लस परसेंटेज ऑफ क्लोरीन 35 इनटू एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 35। ठीक है, अब हम डाटा पुट करेंगे। तो यहां पर एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 35.5 इक्वल्स टू क्लोरीन 37 का परसेंटेज कितना लिया हमने, X%। परसेंट मींस अपॉन 100 इनटू एटॉमिक मास 37, फिर प्लस क्लोरीन 35 का परसेंटेज 100 माइनस X है, यहाँ पर 100 माइनस X अपॉन 100 इनटू 35। ओके, फिर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें मिलेगी X की वैल्यू, और X क्या रिप्रेजेंट करेगा, क्लोरीन 37 का परसेंटेज। ओके, और फिर हम जब X निकाल लेंगे तो 100 माइनस X करके हम क्या निकाल लेंगे, क्लोरीन 35 का परसेंटेज निकाल लेंगे। ठीक है, तो जब दोनों की क्वांटिटी आ जाएगी, मींस दोनों का परसेंटेज आ जाएगा,
तब हम उनका रेशियो निकाल सकते हैं। वही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि रेशियो ऑफ क्लोरीन 37 और क्लोरीन 35 क्या होगा। ठीक है, तो हमें रेशियो किसका निकालना है, क्लोरीन 37 का क्लोरीन 35 के साथ निकालना है। ठीक है, मींस न्यूमरेटर में क्या होगा, क्लोरीन 37 का परसेंटेज, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, क्लोरीन 35 का परसेंटेज। ओके, चलिए तो सॉल्व करते हैं इसको। और ये ऑप्शन दिए हुए हैं ना, और ये क्वेश्चन आप लोगों का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। ठीक है, तो 35.5 इक्वल्स 37x अपॉन 100 प्लस 100 माइनस x इंटू 35 अपॉन 100। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसको इस तरफ लेके जा सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, 35.5 इंटू 100 इक्वल्स टू 37x प्लस 100 इंटू 35 3500 माइनस 35x। ओके, तो इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 33550 इक्वल्स टू 37x माइनस 35x कितना हो गया, 2x। ओके, यहाँ पर 2x प्लस 3500, फिर जब इस तरफ जाएगा तो फाइनली क्या बनेगा, 2x इक्वल्स टू 3550 माइनस 3550 तो कितना होना, 50 बनाया तो ना, 50 आया, तो इससे x कितना आ जाएगा, 50/2 दैट इज 25। इट मींस क्लोरीन 37 का परसेंट कितना हुआ, 25%। तो ऑब्वियस ही बात है, तो ये हुआ क्लोरीन 37 का परसेंट। तो 100 माइनस x इक्वल्स टू 100 माइनस 25 दैट इज 75। ये किसका हो जाएगा, क्लोरीन 35। अब उसके बाद क्या करना है, आप लोगों को रेशियो निकालना है क्लोरीन 37 और क्लोरीन 35 का, और रेशियो निकालकर ऑप्शन में ढूंढना है कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आंसर कमेंट करना है। ओके, और अगर कहीं दिक्कत हो रही हो तो आप लोग डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब डिस्कस करते हैं हम नया टॉपिक, दैट इज डेवलपमेंट लीडिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल। मींस वो कौन से डेवलपमेंट्स थे या फिर कौन से कॉन्सेप्ट्स थे जिनके बेसिस पर बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया था। ओके, फिर देखो अभी तक हमने दो टाइप के एटॉमिक मॉडल पढ़ लिए हैं। कौन से, थॉमसन एटॉमिक मॉडल और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है, फिर अब हमें पढ़ना है बोर का एटॉमिक मॉडल, लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे जिनके बेसिस पर बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया था। ठीक है, तो कौन से पॉइंट्स थे, तो देखो यहाँ पर। तो पहला पॉइंट है ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और दूसरा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स रिगार्डिंग द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ओके, तो इस पॉइंट को हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो पहले डिस्कस करेंगे हम ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, तो देखो यहाँ पर, तो हो सकता है आप लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लोअर क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। ठीक है, लेकिन डिटेल फॉर्म में आप लोग फिजिक्स में क्लास 12 में पढ़ोगे। ओके, मॉडर्न फिजिक्स में इसके बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में। ठीक है, तो हो सकता है आप लोगों को कि ये टॉपिक पूरा समझ में ना आए। ठीक है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को इस तरीके से पढ़ें कि हमसे इस टॉपिक के क्वेश्चंस बन जाए। ओके, चलिए अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में सबसे पहले किसने थ्योरी दी, जेम्स मैक्सवेल ने। और उन्होंने क्या कहा कि जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है तब वो एनर्जी एमिट करते हैं, किसके फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के फॉर्म में। मींस ऐसी रेडिएशंस जिनमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से ही बना है इलेक्ट्रोमैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ओके,
फिर देखो उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एक टाइप की वेव्स होती है, ठीक है। तो इस वजह से उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहा जाता है, दैट इज ईएम वेव्स भी कहा जाता है ना। मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के पास वेव जैसा नेचर होता है, मींस वो वेव जैसे बिहेव करते हैं। और वेव्स क्या होती है, कंटिन्यूअस नेचर की होती है ना। चलिए अब देखो फिजिक्स में कुछ ऐसे फिनोमिनाज हैं जैसे कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। क्या क्या? इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। तो इन तीनों फिनोमिनाज को भी आप लोग फिजिक्स में पढ़ोगे, ठीक है। तो ये तीनों फिनोमिनाज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को वेव मानकर आसानी से एक्सप्लेन किया जा सकता है, ठीक है। मींस अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को वेव एज्यूम करें या फिर वेव माने तो हम आसानी से इन तीनों फिनोमिनाज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिजिक्स में ही कुछ ऐसे फिनोमिनाज हैं जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो इनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को वेव मानकर एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। तो उस वक्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को क्या माना गया? पार्टिकल माना गया, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। तो जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्टिकल नेचर एज्यूम करते हैं तब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को आसानी से एक्सप्लेन कर पाते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के पास दोनों टाइप का नेचर होता है। मींस वो वेव की तरह बिहेव कर सकते हैं, वेव की तरह भी बिहेव कर सकते हैं और पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। तो डिफरेंट प्रोसेस में या फिर डिफरेंट फिनोमेना में वो डिफरेंट बिहेवियर शो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहीं से कॉन्सेप्ट आया ड्यूअल नेचर का, है ना। तो ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से क्या मीनिंग निकलता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक radiations have both type of nature, that is wave nature and particle nature. ओके, तो ये मीनिंग होता है ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कुछ फिनोमेना में वेव की तरह बिहेव करती है और कुछ फिनोमेना में पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दोनों तरह बिहेव कर सकती है, ठीक है। चलिए अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अगर हम वेव मानकर चले, उसका वेव नेचर एज्यूम करें तो वो कैसी वेव्स होती हैं? ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, ट्रांसवर्स वेव। और ट्रांसवर्स वेव क्या होती है आप लोगों को पता है कि ऐसी वेव जिनकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन और डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है ना। फॉर एग्जांपल यहां पर एक सोर्स है जिस सोर्स से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है ना। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में वो एमिट होंगी। मींस वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा और दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट होंगे। ओके, तो लेट्स सपोज ये z डायरेक्शन है, ये x डायरेक्शन है और ये y डायरेक्शन है ना। अब तीनों डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर, साफ साफ नजर आ रहा होगा आप लोगों को, है ना। थोड़ा सा 3 डायमेंशन डायग्राम है तो आप लोग समझने की कोशिश करना, है ना। तो z डायरेक्शन में मान लो वेव प्रोपोगेट हो रही है तो ये क्या कहलाई? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ओके, फिर देखो हम एज्यूम करते हैं कि x डायरेक्शन में कौन सा फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वेक्टर्स जनरेट हो रही है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है कौन सी डायरेक्शन में? x डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में। ओके, मींस ऊपर की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से ये ऐसा चल रही है।
है ना, और वाइब्रेट कहाँ हो रही है, एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। और वाई डायरेक्शन में मीन्स इस डायरेक्शन में, मीन्स ऐसा, ये देखो ऐसे कौन चल रही है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये एक्स हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और वाई हो गया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ओके, तो यहां पर डायग्राम में बना हुआ है साफ साफ कि जो ब्लैक वेव है वो ब्लैक वेव क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रही है, और जो ब्लू वेव है वो ब्लू वेव मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रही है, और दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और उनके वाइब्रेशन की डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। मीन्स तीनों, मीन्स वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वाइब्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो इस टाइप की होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, चलिए इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेव, मींस वेव के कौन से पैरामीटर्स हैं जिसके थ्रू वेव डिफाइंड होती है। ओके, तो देखो यहां पर पहला कैरेक्टरिस्टिक है वेव लेंथ, वेव लेंथ। अब वेव लेंथ क्या होती है इसको समझते हैं। तो हम एज्यूम करते हैं कि ये वेव यहां से स्टार्ट हुई, स्टार्ट होने पर स्टार्टिंग में ऊपर की डायरेक्शन में गई, अपवर्ड डायरेक्शन में। अब जब वो ऊपर जा रही है तो मैक्सिमम कहां तक पहुंची, इस टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंची। तो ये टॉप मोस्ट पॉइंट कहलाता है अपवर्ड डायरेक्शन का क्रेस्ट, ठीक है। मींस अपवर्ड डायरेक्शन में जो मैक्सिमम हाइट होती है वेव की वो क्या कहलाती है, क्रेस्ट कहलाती है, ठीक है, टॉप मोस्ट पॉइंट। देन फिर वेव नीचे आ रही है, और नीचे आने के बाद फिर मीन पोजीशन से भी नीचे आई और इस बॉटम मोस्ट पॉइंट पे पहुंची। तो इस बॉटम मोस्ट पॉइंट को क्या कहा जाता है, ट्रफ, ठीक है। फिर वेव ऊपर गई और मैक्सिमम हाइट पे पहुंची, टॉप मोस्ट पॉइंट पे। फिर क्या आया, क्रेस्ट, ठीक है। वैसे ही फिर नीचे आएगी, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगी, क्या बनेगा, ट्रफ, ठीक है। वैसे फिर आगे बढ़ता जाएगा। ओके, फिर अब देखो ये वेव यहां से स्टार्ट हुई थी, ऊपर गई, फिर नीचे आई और नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर जब इस पॉइंट पे आई तो इस पॉइंट पे आने के बाद वो अपने आप को रिपीट कर रही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर यहां से लेकर यहां तक के डायग्राम को देखो और यहां से लेकर यहां तक के डायग्राम को देखो, दोनों रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। इट मींस यहां से लेकर यहां तक की जो वेव है वो कहलाती है एक वेव, ठीक है। फिर उसके बाद आगे यहां से यहां तक की दूसरी वेव, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक कितनी वेव्स हैं, दो वेव है। आई बात समझ में। चलिए, तो एक पर्टिकुलर वेव की जो लेंथ है वही क्या कहलाती है, वेव लेंथ कहलाती है ना। और हम वेव लेंथ को एक और तरीके से डिफाइन करते हैं कि एक पर्टिकुलर क्रेस्ट से अगले क्रेस्ट तक का डिस्टेंस, वो भी वेव लेंथ कहलाता है, ठीक है। मींस यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, वेव लेंथ होगा, ठीक है। मींस वेव लेंथ एक तरीके से बोल सकते हो डिस्टेंस है, किसके बीच में, दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच में। ओके, फिर एक और चीज देखो, नीचे के जो ट्रफ्स हैं उन दोनों ट्रफ्स के बीच के डिस्टेंस भी वही है जो यहां पर क्रेस्ट टू क्रेस्ट का डिस्टेंस था। तो हम ट्रफ टू ट्रफ डिस्टेंस भी क्या कह सकते हैं, वेव लेंथ कह सकते हैं, है ना। सो वी कैन डिफाइन वेव लेंथ एज distance between two consecutive crest and trough is known as wavelength. Okay, फिर देखो सिंबल, वेवलेंथ का सिंबल होता है लैम्डा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, लैम्डा बोलते हैं, है ना। फिर यूनिट, तो यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ लेंथ। फॉर एग्जांपल मीटर,
सेंटीमीटर, मिलीमीटर, है ना। फिर और भी यूनिट्स आप लोगों को इस चैप्टर में मिलेगी, वो यूनिट्स क्या क्या मिल सकती हैं? तो एक माइक्रोमीटर, इसका सिंबल होता है म्यू, ठीक है। फिर आप लोगों को मिलेगा नैनोमीटर, इसका सिंबल होता है एनएम, ठीक है, या फिर शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हो, ओके। फिर आप लोगों को मिलेगा एंगस्ट्रॉम, इसका सिंबल है ए नॉट, ओके। फिर पिकोमीटर, शॉर्ट फॉर्म पीएम, ठीक है। चलिए अब देखो, आप लोगों को ये पता ही होगा कि सेंटी मीन्स क्या होता है? 10 टू पावर ऑफ -2। ये सब न्यूमेरिकल प्रीफिक्स होते हैं, ठीक है, जो कि वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट के पहले लगाए जाते हैं, ओके। फिर मिली का मीन्स क्या होता है? 10 टू पावर ऑफ -3, ओके। फिर वैसे ही माइक्रो मीन्स म्यू, इसका मीनिंग क्या होगा? इसकी वैल्यू क्या होगी? सॉरी, 10 टू पावर ऑफ -6। फिर नैनो का सिंबल स्मॉल n और वैल्यू 10 टू पावर ऑफ -9, ओके। फिर देखो एंगस्ट्रॉम, ए नॉट की वैल्यू होती है 10 टू पावर ऑफ -10, ठीक है। और ये स्पेसिफिकली लेंथ की यूनिट है ना। तो हम ए नॉट को बोलते हैं 10 टू पावर -10 मीटर, ओके। फिर देखो पिको का मीन्स है 10 टू पावर ऑफ -12, ओके। तो ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि ये सब आप लोगों को काम आएगा जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं हम अगला पैरामीटर, अगली कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज फ्रीक्वेंसी, ओके। तो देखो, फ्रीक्वेंसी मींस नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर यूनिट टाइम, ठीक है। इसका मतलब एक यूनिट टाइम में, अब यूनिट टाइम मींस या तो 1 मिनट ले लो, या फिर 1 घंटा ले लो, या फिर 1 सेकंड ले लो, ओके। तो अगर हम SI यूनिट के टर्म्स में जाए तो 1 सेकंड लेना होता है ना। तो इसका मतलब ये है कि 1 सेकंड में एक पर्टिकुलर पॉइंट से कितनी वेव्स पास हो रही है, तो उसे क्या कहा जाएगा? फ्रीक्वेंसी कहा जाएगा, ओके। तो हम इसको एग्जांपल से समझते हैं, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए कि मान लो एक वेव ट्रेवल हो रही है इस तरीके से, ओके। तो यहां से यहां तक, मीन्स यहां से यहां तक पहुंचने में इसको टाइम लगा 10 सेकंड, ठीक है ना। तो 10 सेकंड में इस वेव ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ओके। तो अब ये बताओ, यहां से यहां तक कितनी वेव्स है? नंबर ऑफ वेव्स कितनी है? नंबर ऑफ वेव्स, तो काउंट करते हैं यहां पर। तो यहां से यहां तक 1 वेव, फिर यहां से यहां तक 2, फिर 3, फिर 4, तो टोटल कितनी वेव्स है? 4 वेव्स है। यहां पर हुआ 4, ओके। तो देखो यहां पर हमें ये पता करना है कि 1 सेकंड में कितनी वेव्स पास हो रही है, ठीक है। तो देखो 10 सेकंड में कितनी वेव्स? 4 वेव्स, ओके। तो 1 सेकंड में कितनी वेव्स होगी? तो 4/10, दैट इज इक्वल टू 0.4 वेव्स पर सेकंड। और यही क्या होगी? इस वेव की फ्रीक्वेंसी होगी, दैट इज नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये मीनिंग होता है फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। अब देखो कि मान लो कोई दूसरी वेव है, वो इस तरीके से ट्रेवल होती है,
एक सेकेंड, ये देखो, है ना, ये कोई दूसरी टाइप की वेव है, वो इस तरीके से ट्रेवल हो रही है। ठीक है, तो अब इस वेव को यहां से यहां तक ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लगा? 10 सेकेंड। तो हमने डिस्टेंस सेम बनाया दोनों वेव का, मीन्स इस वेव ने भी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ट्रेवल किया था और इस वेव ने भी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ट्रेवल किया है। दोनों को सेम टाइम लगा 10 सेकेंड। ठीक है, अब यहां पर नंबर ऑफ वेव काउंट करो, नंबर ऑफ वेव तो काउंट करते हैं। तो यहां से यहां तक एक, ये एक, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। कितनी वेव्स आ रही है? 8 वेव्स आ रही है, 8 वेव्स। ओके, तो हम अब कैलकुलेशन करेंगे इस वेव की फ्रीक्वेंसी का। तो ऑब्वियस बात है, हम पर सेकंड निकालेंगे। तो 10 सेकंड में कितनी वेव्स? 8। तो 1 सेकंड में कितनी वेव्स पास होंगी? दैट इज 8/10 इक्वल्स टू 0.8 वेव्स पर सेकंड। ओके, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी है ना। तो देखो, पर सेकंड नंबर ऑफ वेव्स ज्यादा कहां पर आ रही है? तो ऑब्वियसली बात है, इस वेव में फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि 1 सेकंड में ज्यादा वेव्स है और यहाँ पर 1 सेकंड में कम वेव्स है। तो इस वेव की फ्रीक्वेंसी कम है और इस वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। ठीक है, अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करो कि इस वेव की वेवलेंथ और इस वेव की वेवलेंथ में क्या अंतर है, मीन्स किसकी, कौन सी वेव की वेवलेंथ ज्यादा है। ओके, तो यहां पर दिख रहा है इस पर्टिकुलर केस में वेव की लेंथ इतनी है और इस केस में वेव की लेंथ इतनी है। तो यहां पर इतनी लेंथ और यहां पर इतनी, तो यहां पर वेवलेंथ ज्यादा है और यहां पर वेवलेंथ कम है। ठीक है, लेकिन यहां पर फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी और यहां पर फ्रीक्वेंसी कम थी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में कैसा रिलेशन हुआ? इनवर्स रिलेशन हुआ। इट मींस अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी और अगर वेवलेंथ कम होगी तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। ओके, तो क्या रिलेशन हुआ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में? फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेव लेंथ। ठीक है, चलिए अब देखो हम फ्रीक्वेंसी के सिंबल की बात कर लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का सिंबल होता है इस टाइप का सिंबल और इसे कहते हैं न्यू, NU। ठीक है, तो सिंबल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज न्यू। ओके, चलिए अब हम इसके यूनिट की बात करते हैं। तो यूनिट क्या होगा? देखो, पर सेकेंड। तो यहां पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम भी है तो 1/यूनिट ऑफ टाइम। और अगर हम SI यूनिट की बात करें, स्टैंडर्ड यूनिट की बात करें, तो यहां पर क्या आएगा? 1/सेकेंड। ओके, और 1/सेकेंड को ही क्या कहा जाता है? हर्ट्ज कहा जाता है, HERTZ। और हर्ट्ज का शॉर्ट फॉर्म HZ। ठीक है, तो ये हुई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलिए अब इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं हम एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मींस कौन सी रेडिएशंस हैं जिनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा जाता है। ओके, तो देखो यहां पर बहुत बड़ी रेंज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की। तो सबसे पहले कॉस्मिक रेज। ओके, फिर यहां पर आते हैं बॉक्स। एक सेकेंड, काफी बड़ी रेंज है तो जगह ज्यादा चाहिए। तो सबसे पहले
कॉस्मिक रेज आती है, उसके बाद फिर गामा रेज, ठीक है। और गामा रेज का सिंबल इस तरीके से, ये सिंबल गामा का होता है ना, गामा रेज। ओके, फिर एक्स रेज, उसके बाद यूवी रेडिएशंस, दैट इज अल्ट्रावायलेट रेज। इसको शॉर्ट में लिखते हैं अपन अल्ट्रावायलेट को, है ना, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। फिर आता है विजिबल लाइट, मीन्स सिंपल लाइट, जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। ओके, फिर विजिबल लाइट के बाद आते हैं इंफ्रारेड, इंफ्रारेड I.R, इंफ्रारेड रेडिएशन। ठीक है, तो जितने भी नाम ले रहा हूं सब आप लोगों ने सुने होंगे। ओके, और इन सबको आप लोग फिजिक्स में पढ़ोगे क्लास 12 में। ठीक है, अभी हमें याद होना चाहिए कि कौन से रेज है जिनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहा जाता है। ठीक है, फिर माइक्रोवेव, माइक्रोवेव भी सुना होगा आप लोगों ने, माइक्रोवेव। उसके बाद रेडियो वेव। ओके, फिर लास्ट में लॉन्ग रेडियो वेव्स। ठीक है, तो ये पूरी एक सीरीज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की। ठीक है, जो कि उसके फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमी हुई है। ओके, जैसे कि यहां पर हमने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के एग्जांपल्स को लाइन से लिखा है, वो किसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। मींस कॉस्मिक रेज की वेवलेंथ सबसे मिनिमम होती है ना। तो कॉस्मिक रेज की वेवलेंथ 10 to the power of -18 मीटर के टर्म्स में होती है, मींस बहुत 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 कम। ठीक है, और जो लॉन्ग रेडियो वेव्स है उनकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है, लगभग 10 to the power of 8 मीटर के आसपास। ठीक है, तो ये रेंज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। ठीक है, तो लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं तो वेवलेंथ का ऑर्डर क्या है, वेवलेंथ का ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना, वेवलेंथ इंक्रीजेस। ओके, फिर अभी देखो हमने डिस्कस किया था कि वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, है ना। तो वेवलेंथ का ऑर्डर अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा, है ना। तो देखो यहां पर कॉस्मिक रेडिएशंस की या कॉस्मिक रेज की वेवलेंथ सबसे कम है, तो कॉस्मिक रेज की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सबसे मैक्सिमम होगी, है ना। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है। ठीक है, तो इसकी म्यू मैक्सिमम होगी, है ना, और इसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। ओके, चलिए, है ना। तो कॉस्मिक रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, वेवलेंथ सबसे कम। ठीक है, और लॉन्ग रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी सबसे कम, वेवलेंथ सबसे ज्यादा। ठीक है, ओके, चलिए अब देखो यहां पर कुछ और पॉइंट्स। ऑल इलेक्ट्रो
मैग्नेटिक रेडिएशन travels with speed of light means सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कौन सी स्पीड से ट्रेवल करती है? सिंपल लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती है ना। और स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? स्पीड ऑफ लाइट, ये आप लोगों को पता होगा। और स्पीड ऑफ लाइट का सिंबल क्या होता है? स्मॉल सी, और उसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की स्पीड सेम। ठीक है, ओके। और एक और चीज कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को ट्रेवल होने के लिए कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये सब जनरल नॉलेज आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, यहां पर लिखते हैं अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैन ट्रेवल इन vacuum, that is they do not need any medium for their propagation. Okay, चलिए आप इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखो यहां पर विजिबल लाइट मीन्स सिंपल व्हाइट लाइट का एक रेंज होता है। मीन्स विजिबल लाइट में कितने कंपोनेंट कलर होते हैं? 7 कंपोनेंट कलर होते हैं। कहां से कहां तक? वायलेट से लेकर रेड तक। तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, दैट इज विबग्योर। ओके, तो विजिबल लाइट हमारी 7 अलग अलग कलर में स्प्लिटेड है। ठीक है, अब वेवलेंथ की बात करते हैं। तो वायलेट लाइट की वेवलेंथ क्या होगी? मिनिमम होगी इस रेंज में, विजिबल लाइट की रेंज में, और रेड लाइट की वेवलेंथ मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो विजिबल लाइट में वायलेट लाइट की वेवलेंथ मिनिमम, और वो कितनी? लगभग 400 नैनोमीटर, है ना। और नैनोमीटर क्या होता है ये आप लोगों को पहले बता दिया गया है। ठीक है, और रेड लाइट की वेवलेंथ 750 नैनोमीटर। ठीक है, तो कुछ बुक्स में आप लोगों को रेड लाइट के रिस्पेक्ट में वेवलेंथ 700 नैनोमीटर भी मिल सकती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एनसीईआरटी का डाटा लिया है। ठीक है, तो विजिबल लाइट में वेवलेंथ का रेंज क्या है? 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर। ओके, तो वायलेट लाइट की वेवलेंथ मिनिमम और रेड लाइट की वेवलेंथ मैक्सिमम। तो वायलेट लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? मैक्सिमम होगी, और रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी विजिबल रीजन में। ठीक है, चलिए फिर देखो यहां पर एक रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कॉमा वेवलेंथ दैट इज लैम्डा एंड फ्रीक्वेंसी दैट इज न्यू। ओके, तो रिलेशन क्या है? तो अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है। जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल सी से, और वो इक्वल होगी प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ दैट इज म्यू इनटू लैम्डा। तो ये हुआ रिलेशन और फॉर्मूला किसका? फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आगे चल के काम आएगा। मीन्स हम न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो हमें ये यूज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो इसको भी नोट कर लो। ओके, अब देखो
वेव से रिलेटेड एक और पैरामीटर होता है जिसे कहा जाता है वेव नंबर, है ना, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। वेव नंबर क्या होता है? तो देखो, वेव नंबर, तो वेव नंबर मीन्स नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, इज नोन एज वेव नंबर। मीन्स एक यूनिट लेंथ में कितनी वेव्स प्रेजेंट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यूनिट लेंथ लेते हैं अपन 1 मीटर, है ना, तो 1 मीटर में कितनी वेव्स प्रेजेंट है वो क्या कहलाएगी? वेव नंबर कहलाएगी, ठीक है। अब उसका एग्जांपल समझते हैं अपन। लेट्स सपोज हमारे पास इस तरीके से वेव्स बन रही है ना, बढ़िया सी, और कितने डिस्टेंस में फैली हुई है? लेट्स सपोज 10 मीटर, ओके। मीन्स यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर, ठीक है। तो देखो 10 मीटर में कितनी वेव्स है, तो काउंट करते हैं। यहां से यहां 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तो 10 मीटर्स में नंबर ऑफ वेव्स कितनी? 4, ओके। तो 1 मीटर मीन्स पर यूनिट लेंथ, उसमें कितनी वेव्स? ओके, यहां पर 4/10 दैट इज इक्वल्स टू 0.4 वेव्स पर मीटर, ओके। तो 0.4 क्या कहलाएगा? इस वेव का वेव नंबर कहलाएगा, ठीक है, ओके। अब देखो यहां पर हमें पता है कि 4 वेव्स की लेंथ कितनी है? 4 वेव्स की लेंथ ऑफ 4 वेव्स 10 मीटर, ठीक है, दिख रही ना आपको साफ साफ। तो एक वेव की लेंथ कितनी होगी? तो लेंथ ऑफ 4 वेव्स इज 10 मीटर, सो लेंथ ऑफ 1 वेव विल बी 10/4 इक्वल्स टू 2.5 मीटर। तो ये क्या कहलाएगी? वेव लेंथ कहलाएगी। आई बात समझ में? मीन्स इस वेव की वेव लेंथ क्या होगी? 2.5, ठीक है। तो यहां पर इस वेव का लैम्डा क्या हुआ? 2.5 मीटर, ओके। अब देखो कि अगर हम इस वेव लेंथ का इनवर्स निकालें तो क्या आता है ना, तो देखना यहां पर इनवर्स ऑफ वेव लेंथ, इनवर्स ऑफ लैम्डा, तो ये क्या हो जाएगा? 1/λ इक्वल्स टू 1/2.5 इक्वल्स टू 1/, अभी लिखना आएगा 2.5 मीन्स 5/2, ओके। और 5/2 मीन्स ये कितना हो जाएगा? 0.4, ठीक है। अब इसको देखो और इसको कैसा आ रहा है? सेम आ रहा है। और ये क्या था? वेव नंबर था, और जो कि किसके इक्वल हुआ? 1/λ, ठीक है। मीन्स वेव नंबर और लैम्डा एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, है ना। चलिए अब देखो वेव नंबर का सिंबल। तो वेव नंबर का सिंबल होगा न्यू और ऊपर में बार, तो न्यू बार इज द सिंबल ऑफ वेव नंबर, ओके। एंड फॉर्मूले की बात करें तो न्यू बार इक्वल्स टू 1/λ, ओके। ये फॉर्मूला याद रखना, ये भी आगे चल के काम आने वाला है ना। चलिए, ओके। और यूनिट क्या हो जाएगा वेव नंबर का? तो यूनिट दैट इज 1/यूनिट ऑफ लेंथ, तो 1/, अगर अपन SI यूनिट की बात करें तो 1/मीटर, ठीक है। चलिए, ओके, उसको नोट करो।
आगे बढ़ते हैं अपन कि जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी में मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का कैसा नेचर है? वेव नेचर है। ओके, तो वेव नेचर के थ्रू हम फिजिक्स के कुछ फिनोमेना को आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना? तो वो कौन से तो एक इंटरफेरेंस, इसको भी आप लोग डिटेल में अलग से टॉपिक के फॉर्म में पढ़ोगे फिजिक्स में क्लास 12 में, है ना? और डिफ्रैक्शन, ओके, एटसेट्रा। तो कुछ फिनोमेना है फिजिक्स के जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव नेचर आसानी से एक्सप्लेन कर जाता है ना? लेकिन वेव नेचर से हम कुछ फिनोमेना लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये सब खतरनाक टर्म है जो आप लोग फिजिक्स में पढ़ोगे डिटेल में, पूरा टॉपिक हो गया अलग से मॉडर्न फिजिक्स का। ओके, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो इन पर्टिकुलर फिनोमेना को हम वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है? ये दोनों फिनोमेना ईएम रेडिएशंस के वेव नेचर से एक्सप्लेन हो जाते हैं, लेकिन ये कुछ फिनोमेना हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं हो पाते। तो ये बातें आप लोगों को थ्योरेटिकली याद रहनी चाहिए, है ना? मींस इन पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है? इनका डिटेल वगैरह हमें इस चैप्टर में नहीं पूछेगा क्योंकि इन पे बेस्ड क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, है ना? जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन का क्वेश्चन कभी नहीं आया, ठीक है? लेकिन हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि उनसे क्वेश्चंस आते हैं अपने केमिस्ट्री में। ओके, चलिए अब देखो हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कौन सा नेचर? पार्टिकल नेचर, ओके। तो अब हमें डिस्कस करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्टिकल नेचर, ओके। तो इसके लिए जो थ्योरी आई थी वो थ्योरी क्या डिफाइंड है? देखो इस थ्योरी का नाम क्या है? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पार्टिकल नेचर को समझते हैं, ओके। तो अब हम डिस्कस करेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है? चलिए तो इसको नोट कर लो, फिर हम डिस्कस कर रहे हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब देखना प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो प्लैंक नाम है साइंटिस्ट का, है ना? तो देखो इन्होंने क्या कहा कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो वो किस तरीके से एमिट होती है, तो वो छोटे छोटे एनर्जी पैकेट के फॉर्म में एमिट होती है। मीन्स वो क्या एमिट कर रहे हैं? पार्टिकल्स एमिट कर रहे हैं। वो पार्टिकल्स क्या है? छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स हैं, है ना? मीन्स कोई भी रेडिएशन कंटिन्यूअसली एमिट नहीं हो रही है, वो छोटे छोटे एनर्जी पैकेट के फॉर्म में कंटिन्यूअस छोटे छोटे एनर्जी पैकेट के फॉर्म में एमिट हो रही है, ठीक है? बीच में कुछ ना कुछ गैप है, पूरा का पूरा कंटिन्यूअस नहीं है वो रेडिएशन, वो तो बस उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की स्पीड बहुत ज्यादा है, इसलिए हमें वो क्या नजर आता है? कंटिन्यूअस नजर आता है,
ठीक है। जैसे अगर हम गन से फायर करें तो गन से जो बुलेट निकलेगी, अगर हम उसको फटाफट 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 बुलेट चलाएंगे तो बुलेट कंटिन्यूस नजर आएगी, है ना। और अगर उसको दूर से देखोगे आप लोग, वो एक रॉड नजर आएगी, ऐसा लगेगा कि रॉड निकल रही है, ठीक है। जबकि वो रॉड नहीं होती, वो क्या होगी, छोटे छोटे बुलेट्स के फॉर्म में निकल रही है। तो वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब भी एमिट होती है तो वो छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में एमिट होती है, और उन एनर्जी पैकेट्स को कहा जाता है क्वांटम, ठीक है। तो देखो यहां पर पहले थ्योरी लिख लेते हैं अपन। तो देखो, एनी इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन is emitted or absorbed in the form of small energy packets, and each energy packet is called quantum, ठीक है। यहां पर जैसे अगर हम इसकी एक लाइन खींचे तो वो लाइन आप लोगों को कंटिन्यूअस नजर आ रही है, लेकिन वही लाइन छोटे एकदम छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। आई बात समझ? इस तरीके से तो ये कॉन्सेप्ट है, ये है कंटिन्यूअस नेचर और ये है पार्टिकल नेचर, ठीक है। अब देखो आगे हम बड़े कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं कि उन्होंने ये भी कहा, प्लैंक ने, कि जो एनर्जी है, मीन्स जो जिस एनर्जी के पैकेट के फॉर्म में वो रेडिएशन एमिट हो रही है, उस एनर्जी पैकेट की कुछ ना कुछ एनर्जी भी होगी, है ना। तो वो एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, तो उस एनर्जी पैकेट के या फिर उस वेव के फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है ना। में जो एनर्जी एमिट हो रही है वो कंटिन्यूस एमिट नहीं हो रही, वो छोटे छोटे वेव के पैकेट में एमिट हो रही है, इस तरीके से। ओके, यस, डिसकंटिन्यूअसली इस तरीके से, यस, इस तरीके का डिसकंटिन्यूअस नेचर है ना। तो जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगी, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, तो उस फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी पैकेट की एनर्जी, ठीक है। तो देखो यहां पर एनर्जी ऑफ क्वांटम is proportional to frequency of radiation। ओके, तो हम इस पर मैथमेटिक्स अप्लाई करेंगे। तो देखो यहां पर एनर्जी को हम E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, तो क्या बनेगा, E इज प्रोपोर्शनल टू न्यू। ओके, फिर अब देखो मैथमेटिक्स में जब कोई प्रोपोर्शनल हटेगा तो क्या लगता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगता है। ओके, तो E इक्वल्स टू, तो जब हम इस रिलेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा, E इक्वल्स टू H न्यू। ओके, तो यहां पर एक नया टर्म आया, दैट इज H। तो H क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसे क्या कहा जाता है, प्लैंक्स कांस्टेंट कहा जाता है, प्लैंक्स कांस्टेंट। ओके, फिर देखो अब ये कांस्टेंट है तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू भी होगी, तो
तो h की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 यूनिट इज जूल सेकेंड, जूल डैश सेकेंड। ओके, तो आप लोग h की यूनिट तो फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो E क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जूल रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो देखो यहाँ पर h इक्वल्स टू E अपॉन न्यू, है ना, और एनर्जी की यूनिट जूल अपॉन फ्रीक्वेंसी की यूनिट पर सेकेंड, दैट इज 1/सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगी, h की यूनिट हो जाएगी। ओके, चलिए, तो अब देखो h की इस वैल्यू को आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आने वाली है ना, और आगे चल के h हमें बहुत बार यूज होगा। ठीक है, तो वैसे तो क्वेश्चंस में h की वैल्यू गिवन रहती है, लेकिन फिर भी हमें याद रखना पड़ेगा उसको। ओके, हो सकता है कभी ना दी हो। ठीक है, चलिए, तो ये है प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब एमिट होगी या फिर एब्सॉर्ब होगी तो वो छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट में या फिर बंडल के फॉर्म में एमिट होगी या फिर एब्सॉर्ब होगी। तो उस पर्टिकुलर एनर्जी पैकेट को क्या कहा जाता है, क्वांटम कहा जाता है। ठीक है, और अगर वो रेडिएशन लाइट हुई, मींस हम अगर लाइट के रिस्पेक्ट में अगर इस थ्योरी को डिफाइन कर रहे हैं, तो लाइट के जो छोटे छोटे पैकेट्स हैं, एनर्जी के पैकेट्स, उनको कहा जाता है फोटॉन्स। क्या बोलेंगे हम उनको, फोटॉन्स बोलेंगे, है ना। तो फोटोन और क्वांटम सेम चीज है, बस फोटोन स्पेशली किसके लिए यूज करते हैं, व्हाइट लाइट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, या फिर व्हाइट लाइट के कंपोनेंट के लिए यूज किया जाता है ना। और क्वांटम सभी टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के एनर्जी पैकेट के लिए यूज किया जाता है ना। और फोटोन व्हाइट लाइट के क्वांटम या फिर व्हाइट लाइट के एनर्जी पैकेट के लिए यूज करेंगे, है ना। तो इस बात का खासा ध्यान रखना। ओके, चलिए, अब इसको नोट करो। चलिए, अब देखो, अब हम समझते हैं कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन में इस फॉर्मूले को कैसे यूज करना है। तो हम किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के एनर्जी पैकेट को क्या बोलने वाले हैं, क्वांटम। ओके, और वो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेशली लाइट हुई, तो लाइट के एनर्जी पैकेट को क्या कहा जाएगा, फोटॉन कहा जाएगा। ठीक है, और उन्हीं क्वांटम या फिर फोटॉन की एनर्जी क्या होगी, h times of nu, and where nu represent the frequency of that particular electromagnetic radiation. Okay, तो देखो यहां पर एनर्जी ऑफ वन क्वांटम और फोटॉन इक्वल्स टू h इंटू न्यू। तो ऐसे ही उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में खूब सारे क्या होंगे, एनर्जी पैकेट्स होंगे, खूब सारे फोटॉन्स या फिर क्वांटम्स होंगे। तो उनकी टोटल एनर्जी कितनी होगी, तो यहां पर देखो, टोटल एनर्जी ऑफ क्वांटम्स। तो देखो, जो क्वांटम का प्लूरल है उसको क्या कहा जाता है, क्वांटा कहा जाता है। ठीक है, लॉट्स ऑफ क्वांटम इज नोन एज क्वांटा। ओके, और फोटॉन्स इक्वल्स टू, यहां मान लो टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने हैं, टोटल क्वांटा और फोटॉन्स हैं n। ओके, तो n नंबर ऑफ क्वांटा या फिर फोटॉन्स की टोटल एनर्जी कितनी होगी, n टाइम्स ऑफ h न्यू। ठीक है, मतलब इस तरीके से ये है ना, ये 2, ये 3,
ठीक है, तो ये एक एनर्जी पैकेट, दूसरा एनर्जी पैकेट, तीसरा एनर्जी पैकेट, है ना। तो ये एनर्जी पैकेट्स है, तो जितने भी एनर्जी पैकेट्स होंगे तो उन एनर्जी पैकेट्स की टोटल एनर्जी कितनी होगी, तो n टाइम्स ऑफ h न्यू, है ना। चलिए, तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर एनर्जी पैकेट की एनर्जी h न्यू है, तो यहाँ पर अगर तीन एनर्जी पैकेट की एनर्जी निकालनी है तो हम क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं हर एक एनर्जी पैकेट की एनर्जी से, ठीक है। ओके, तो ये हुआ हमें फॉर्मूले में कौन से टर्म्स का क्या मीनिंग है उसका क्लैरिटी, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें पता होना चाहिए कि कौन सी वैल्यू कहां पर पुट करनी है, ठीक है। तो E रिप्रेजेंट्स एनर्जी, H रिप्रेजेंट्स प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू रिप्रेजेंट्स फ्रीक्वेंसी और N रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ फोटॉन। ओके, चलिए अब देखो, मान लो हमें क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी की जगह वेवलेंथ दिया हुआ है, तो हम कैसे करेंगे। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमें पता है कि स्पीड ऑफ लाइट दैट इज c, है ना, या फिर स्पीड ऑफ एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। ओके, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, c बाय लैम्डा। ओके, तो हम फ्रीक्वेंसी की जगह c बाय लैम्डा पुट कर सकते हैं, तो फॉर्मूला क्या बन गया, E इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला आया, तो इस फॉर्मूले में फ्रीक्वेंसी का टर्म है, इस फॉर्मूले में वेवलेंथ का टर्म है, तो जिस फॉर्म में क्वेश्चन है उस इक्वेशन को हम यूज कर सकते हैं, है ना। और यहां पर भी एन एच सी बाय लैम्डा। ओके, और लैम्डा क्या है, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और ध्यान रखना, जब आप लोग वैल्यूज पुट करोगे तो लैम्डा की यूनिट दैट इज वेवलेंथ की यूनिट क्या होनी चाहिए, मीटर होनी चाहिए, ठीक है। मींस अपनी SI यूनिट में लैम्डा होना चाहिए, स्टैंडर्ड यूनिट में, ठीक है। चलिए अब इसको नोट करिए। अब इस क्वेश्चन को देखो, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन अपन। Calculate the energy of 1 mole photons of light having frequency 5 into 10 to power of 14 hertz. ओके, तो देखिए यहां पर हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है, एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटॉन क्या होगा, ठीक है। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, E इक्वल्स टू एम एच न्यू, ठीक है। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है, 5 इंटू 10 टू पावर ऑफ 14, और नंबर ऑफ फोटॉन्स 1 मोल, और 1 मोल कितना होता है हमें पता है ना, और H की वैल्यू भी हमें पता है, तो हम क्या निकाल देंगे, एनर्जी की वैल्यू निकाल देंगे। तो N की वैल्यू दैट इज 1 मोल, 1 मोल में 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 इंटू H की वैल्यू 6.626 इंटू 10 टू पावर ऑफ -34 इंटू फ्रीक्वेंसी 5 इंटू 10 टू पावर ऑफ 14। तो ये बड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन बनेगी, तो उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखो यहां पर अगर आप राउंड फिगर्स लेते हो, तो अगर हम 6.023 को 6 ले लें, है ना, और 6.626 को, इसको पूरा 6 मत लेना क्योंकि उससे आंसर में बहुत ज्यादा डेविएशन आ जाएगा, इसको आप ले सकते हो 6.63, ओके, फिर इंटू 5, ठीक है। तो 6 इंटू 5 30 इंटू 6.63, तो अब हम 6.63 से 30 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 30 का 3 इंटू 10 कर लिया, है ना। तो देखो 6.63 को तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो क्या बनेगा 339 63 18 1 और 63 18 प्लस 1 19, ओके, ये कितना बना 19.89, लगभग 20 बोल सकते हैं इसको, है ना, अप्रोक्सीमेटली 20 कह सकते हैं अपन इसको, ठीक है। यहाँ पर 20 इंटू 10
दैट इज इक्वल्स टू 200। ओके, तो ये तो कैलकुलेशन हो गया किसका, इतने पोर्शन का, है ना। इसमें कौन सा शामिल हो गया, ये शामिल हो गया, ये हो गया और ये हो गया, इन तीनों का कैलकुलेशन हो गया। कितना बैठा हिसाब, 200 इनटू अप्रोक्सीमेट है ना, और हमें ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में अप्रोक्सीमेशन ही लाना है। ओके, फिर 10 टू पावर 23, फिर 14, तो 23 प्लस 14 कितना बनेगा, 4 प्लस 3 7, 2 प्लस 1 3, 37। ओके, और 37 माइनस 34 कितना आ रहा है, 10 टू पावर ऑफ 3, और एनर्जी की यूनिट जूल। ठीक है, फिर देखो हम इसको किलो जूल में भी लिख सकते हैं। तो 10 टू पावर ऑफ 3 का मतलब क्या होता है, किलो, तो क्या हो गया किलो, और यहाँ पर जूल, तो के जे। ये हुई एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन हैविंग फ्रीक्वेंसी 5 इंटू 10 टू पावर ऑफ 14 इन किलो जूल। तो ऑप्शंस में आप लोगों को जिस यूनिट में पूछ रहा होगा उसी यूनिट में हमें आंसर लाना है। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड बाय अ 60 वाट बल्ब ऑफ लाइट हैविंग वेवलेंथ 663 नैनोमीटर। तो क्वेश्चन पढ़ के हमें क्या समझ में आया कि हमें इसमें यह बताना है कि एक बल्ब है जिसकी रेटिंग दी हुई है 60 वाट, और वाट क्या होता है, यूनिट ऑफ पावर, है ना। तो वाट है यूनिट ऑफ पावर। ओके, और पावर मीन्स रेट ऑफ गोइंग वर्क, और हम कह सकते हैं एनर्जी पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो ये 60 वाट मीन्स हम कह सकते हैं कितना, 60 जूल पर सेकेंड, है ना। एनर्जी की यूनिट जूल और टाइम की यूनिट सेकेंड, तो पावर की यूनिट क्या हुई, वॉट के अलावा जूल पर सेकेंड। ठीक है, तो हम 60 वॉट को 60 जूल पर सेकेंड लिख सकते हैं। ओके, फिर अब देखो हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालना है, और इस बल्ब से जो लाइट निकलती है उस लाइट की वेवलेंथ 663 नैनोमीटर है ना। तो 663 नैनोमीटर मीन्स 663 इंटू 10 टू पावर ऑफ, नैनो की वैल्यू 10 टू पावर ऑफ -9, और ये हो गया मीटर में कन्वर्सन। हमें मीटर में जरूर कन्वर्ट करना है अगर हमें एनर्जी वाला रिलेशन यूज करना है तो। ओके, तो हम यूज करेंगे एनर्जी का रिलेशन E इक्वल्स टू N। N रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ फोटॉन्स जो हमें कैलकुलेट करना है, तो N इंटू H इंटू, अब देखो फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई, क्या दी हुई, वेवलेंथ दिया हुआ है, तो वेवलेंथ वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो N इंटू H इंटू C अपॉन लैम्डा। ओके, यहां से N इक्वल्स टू क्या आ गया, E इंटू लैम्डा अपॉन H इंटू C। ओके, अब क्या रहेगा, वैल्यू पुट करना रहेगा, N इक्वल्स टू E दैट इज एनर्जी। तो एनर्जी कितनी दी हुई है, 60 जूल पर सेकेंड, है ना। वो पावर के फॉर्म में दी हुई है, और हमें आंसर पर सेकेंड ही निकालना है, तो अपने आप आंसर आएगा, टेंशन मत लो उसका। एनर्जी कितना, 60, तो 60 जूल पर सेकेंड इंटू लैम्डा, लैम्डा कितना 663 इंटू 10 टू पावर ऑफ -9 मीटर। ओके, फिर इंटू H की वैल्यू, H क्या है 6.626 इंटू 10 टू पावर ऑफ -34 जूल सेकेंड। ओके, और C that is speed of light, the speed of light that is 3 into 10 to power of 8 मीटर पर सेकेंड। अब देखना है यहाँ पर सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, है ना, मीटर से मीटर कैंसिल, और जूल से जूल कैंसिल, तो क्या आएगा हमारे पास आंसर, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड आएगा। ओके, यहाँ पर 60 इंटू 663 इंटू 10 टू पावर ऑफ -9 अपॉन 6.626 इंटू 3 इंटू
10 टू पावर ऑफ -34 इंटू 10 टू पावर ऑफ 8। अब इस कैलकुलेशन को आप लोगों को सॉल्व करना है ना। तो जब इसको सॉल्व करोगे आप लोग तो आप लोगों को आंसर मिलेगा। ओके, तो पहले 10 की पावर सॉल्व कर लेते हैं। तो 10 की पावर सॉल्व करोगे तो 10 टू पावर -34 और प्लस 8 कितना बनेगा -26 और वो ऊपर जाएगा तो +26। फिर 26 में अगर हम -9 को हटाएं तो 6 और ये कितना बनेगा 10 टू पावर ऑफ 17। ओके, तो फाइनली 10 की पावर तो सॉल्व हो जाएगी, 10 टू पावर ऑफ 17 आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो 6.626 इंटू 3 तो 6.63 अगर लेते हो राउंड फिगर करके इंटू 3 करोगे। अब इसको भी जैसे अपने किया था ये कितना आया था 19 पॉइंट समथिंग कुछ आया था, इसको 20 ले लेते हैं, है ना। तो नीचे वाला पोर्शन हो गया 20 और ऊपर वाले में 60 इंटू 663 इंटू 10 टू पावर ऑफ 70 इक्वल्स टू, अब ये कितना हो जाएगा 3 टाइम्स। अब 663 इंटू 3 तो 3 9 6 3 18 6 3 18 19 तो 1989 समथिंग कुछ बन रहा है। तो इसको अपन 2000 ले सकते हैं, है ना। अभी तो मैं रफ कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऑप्शंस को देखकर आप लोग आसानी से हार्ड एंड फास्ट एक अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो, है ना। 10 टू पावर ऑफ 17 ये कितना बनेगा 2 इंटू 10 टू पावर ऑफ 1 2 3 20 फोटॉन्स पर सेकेंड। ओके, तो ये हुआ आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेशन करना होगा, है ना। चलिए इसको नोट करिए। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ wavelength 20 nanometer is just sufficient to remove an electron from a sodium atom and calculate the energy required to remove electrons in kilojoule per mole। ओके, तो यहां पर देखो ये बोल रहा है कि सोडियम का एटम है ना। उस सोडियम के एटम से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो रेडिएशन यूज किया जा रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसकी वेवलेंथ है 20 नैनोमीटर। तो हमें ये बताना है कि कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए किलो जूल पर मोल में, मींस 1 मोल के लिए, है ना। तो पहले हम 1 के लिए निकाल लेते हैं, है ना। तो 1 के लिए कैसे निकालेंगे, E इक्वल्स टू HC बाय लैम्डा, क्योंकि वेवलेंथ दी हुई है ना। तो देखो H की वैल्यू 6.626 इंटू 10 टू पावर ऑफ 20 -34 इंटू C 3 इंटू 10 टू पावर ऑफ 8 अपॉन वेवलेंथ नैनोमीटर में दिया हुआ है, हमें मीटर में चाहिए 20 इंटू 10 टू पावर ऑफ -9 हो गया ये मीटर में कन्वर्ट, है ना। अब रह गया सिर्फ कैलकुलेशन। तो देखो कैलकुलेशन बनेगा 6.626 इंटू 3, तो इसकी वैल्यू किसके लगभग आती है 20 के लगभग आती है। तो 20 अप्रोक्सीमेशन इंटू 10 टू पावर ऑफ -34 प्लस 8 इट इज -26 अपॉन 20 इंटू 10 टू पावर ऑफ -9, है ना। तो यहाँ पर कितना बनेगा -9 ऊपर क्या +9, तो ये बना 10 टू पावर ऑफ -17 बनेगा ना, +3 + 6, हाँ ठीक है। 10 टू पावर ऑफ 17 -17 जूल, ठीक है। तो क्या आया, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें कितना निकालना है, 1 मोल निकालना है, पर मोल क्यों निकालना है। तो 1 मोल के लिए कैलकुलेशन करेंगे तो E इक्वल्स टू एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो वो कितना हो जाएगा 1 मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे इट इज 6.023 इंटू 10 टू पावर ऑफ 23 इंटू 10 टू पावर ऑफ -17 जूल। ओके, अब इसको सॉल्व करो तो ये तो कितना रहेगा 6.023 इंटू 10 टू पावर, ये कितना बनेगा 10 टू पावर ऑफ 6 बनेगा ना।
तो 10⁶ को तोड़ के लिखते हैं 10⁻³ इंटू 10⁻³ जूल। ओके, तो फाइनली हम इसको यहाँ सॉल्व करें तो 10⁻³ को किलो लिख सकते हैं और 10⁻³ इधर मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा 6023 किलो जूल। ओके, तो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है। ओके, चलिए इसको भी नोट कर लो। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को ये होमवर्क क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो 4 क्वेश्चन हैं, इनको आप लोगों को सॉल्व करना है और सॉल्व करके आंसर्स कमेंट करने हैं, ठीक है। और जहां भी समझ में आ रहा है उसके लिए आप लोग डाउट पूछ सकते हो। ओके, चलिए उसको नोट करिए फटाफट। अब देखो एक कॉन्सेप्ट है, अगर कोई मान लो एक वेव लेंथ है या फिर एक वेव है, उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी है ना, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा एब्जॉर्ब हो, है ना, एक वेव है, वो वेव एक ऑब्जेक्ट में एब्जॉर्ब हो रही है और एब्जॉर्ब होने के बाद एमिट हो रही है एक से ज्यादा वेव्स में। जैसे मान लो यहाँ पर टोटल 3 वेव्स बनी, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ओके, तो हम ये एज्यूम करते हैं इस वक्त कि जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है उतनी ही एनर्जी ट्रांसमिट हुई है, ठीक है। तो एनर्जी इनकमिंग एनर्जी इक्वल्स टू आउटगोइंग एनर्जी। ओके, तो इस पर्टिकुलर वेव की एनर्जी कितनी होगी h इंटू न्यू, है ना। तो न्यू क्या, इस वेव की फ्रीक्वेंसी। ओके, तो वैसे ही इस पर्टिकुलर वेव की कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, न्यू1 मान लेते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी होगी न्यू2 और इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू3। तो इसकी एनर्जी क्या होगी, इस वेव की एनर्जी h इंटू न्यू1, ओके, प्लस इसकी एनर्जी h इंटू न्यू2 प्लस इसकी एनर्जी h इंटू न्यू3, ठीक है। तो इसके बाद फिर हम h कैंसिल कर सकते हैं और फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन बना सकते हैं, ठीक है। चलिए ये कॉन्सेप्ट है, हाँ? फिर हमने ये देख ही लिया कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ओके, मींस अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा हुई तो वेवलेंथ कम होगी और अगर फ्रीक्वेंसी कम हुई तो वेवलेंथ ज्यादा होगी, ठीक है। चलिए, और ये देखा हमने एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसकी एनर्जी भी ज्यादा होती है। ओके, तो अगर हमसे कोई पूछे कि इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट और एक्सरे, है ना, इन तीनों टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का एनर्जी ऑर्डर बताओ। तो एनर्जी ऑर्डर क्या होगा, एनर्जी ऑर्डर। तो हमने थोड़ी देर पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक रेंज देखा था, एग्जांपल देखा था। तो उसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी थी, इन तीनों में से सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी एक्सरे की। तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, एक्सरे की। ओके, फिर उसके बाद किसका नंबर आएगा, अल्ट्रावायलेट, ठीक है। फिर उसके बाद किसका नंबर आएगा, इंफ्रारेड। तो सबसे कम एनर्जी किसकी हुई, इंफ्रारेड की, यहाँ पर IR। ओके, फिर उसके बाद उससे ज्यादा एनर्जी अल्ट्रावायलेट और फिर उसके बाद एक्स रेज, ठीक है। ये कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो हम आसानी से सीख सकते हैं अगर हमें प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के न्यूमेरिकल्स या फिर न्यूमेरिकल इक्वेशन आती है ना। चलिए, तो इन सबको भी नोट कर लेना, है ना, और होमवर्क सॉल्व कर लेना। और अगर कहीं भी दिक्कत आई हो तो आप लोग डाउट पूछ सकते हो, और अगर कहीं पे कोई चीज समझ में ना आई हो तो उसको भी आप लोग डिस्कस कर सकते हो, है ना।
तो अभी हो सकता है आप लोगों को 100% सब कुछ समझ में ना आ रहा हो। उसका एक ही रीजन है कि अभी आप लोगों ने फिजिक्स को डिटेल में नहीं पढ़ा है, ठीक है। और ये चैप्टर ऐसा है कि इसके लिए फिजिक्स की बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए, ठीक है। तो फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इस चैप्टर को इस तरीके से पढ़ना है कि हमसे इस चैप्टर की क्वेश्चंस बन जाए, ठीक है, कम से कम अभी तक। ओके, चलिए, तो फिर बाकी हम बाद में करेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना।